मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। शेख साहब कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब भी उनके घर के पास से गुजरें तो आपको उनके दोनों घरों के अंदर से लड़ने की आवाज़ें आ रही होती हैं और इसकी ख़ास वजह यह है कि उन्होंने ताज़ा ताज़ा दूसरी शादी की है। 2 बीवियां हैं और घर भी दोनों साथ साथ। शेख साहब ने सोचा कि वो अपने एक साइंसदान दोस्त से पूछें कि इसका क्या हल हो सकता है। उनके दोस्त जो कि पार्टिकल फिजिक्स में बहुत माहिर हैं, उन्होंने शेख साहब को कहा कि आप उन दोनों बीवियों को एक घर के अंदर रखें और उनमें मोहब्बत बढ़ जाएगी। हम ये जानते हैं कि दुनिया में 4 किस्म की फोर्सेस होती हैं: फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस जिसे हम इंटरैक्शंस भी कहते हैं। आखिरी दोनों फोर्सेस एटम से रिलेटेड होती हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर 4 फोर्सेस के बारे में बताया जो कि फंडामेंटल फोर्सेस हैं हमारी कुदरत की, हमारी नेचर की। इन फोर्सेस को अलग अलग इक्वेशंस के साथ जाहिर किया जाता है और अगर इन तमाम इक्वेशंस को हम इकट्ठा करके एक इक्वेशन बनाएं तो वो एक यूनिवर्सल इक्वेशन होगी जो कि एक यूनिवर्सल फोर्स को जाहिर करेगी। आजकल इंसान डार्क मैटर और उससे रिलेटेड फोर्सेस पर बहुत ज़्यादा तहकीक कर रहा है और इसमें हमें कामयाबी भी हो रही है। शेख साहब ने बिल्कुल ही वैसे किया जैसा कि उनके दोस्त ने कहा। एक घर लिया और उसमें दोनों बीवियों को रख दिया। उन्होंने अपनी एक बीवी का नाम अपने दोस्त के कहने पे प्रोटॉन 1 रखा और दूसरी का नाम प्रोटॉन 2 कर दिया। दोनों बीवियां जैसे ही एक घर में आई, उनके बच्चे आपस में मिलना शुरू हुए और उनमें एक मोहब्बत बढ़ने लगी। वो प्यार मोहब्बत से रहने लगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गालिब आ गई। शेख साहब अपने दोस्त के पास दोबारा गए और हैरानी का इजहार किया तो उनके दोस्त ने कहा, शेख साहब क्या कभी आपने एक न्यूक्लियस देखा है? उसमें 2 प्रोटॉन एक ही चार्ज के साथ इकट्ठे रहते हैं। हालांकि सिमिलर चार्जेस की चीज़ों को पास लाने के लिए बहुत फोर्स की ज़रूरत होती है और ये फोर्स 20 पाउंड्स की होती है। प्रोटॉन के लिहाज से ये बहुत बड़ी फोर्स होती है क्योंकि प्रोटॉन का साइज़ बहुत कम होता है और अगर हम बड़े एटम के न्यूक्लियस की बात करें जैसे कि यूरेनियम, तो ये फोर्स बढ़कर 70 पाउंड्स बन जाती है। तो वो कौन सी ऐसी फोर्स है जो इनको आपस में मिलाती है, इकट्ठा रखती है एक न्यूक्लियस में, जबकि ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं? इस फोर्स को हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शंस कहते हैं। हमें ये मालूम है कि ग्रेविटी की फोर्स सबसे कमज़ोर फोर्स होती है, वीक फोर्स होती है, लेकिन बहुत दूर तक असर रखती है, जबकि स्ट्रॉन्ग फोर्स सबसे ज़्यादा ताकतवर फोर्स होती है। तो अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स इतनी ज़्यादा ताकतवर होती है तो फिर तमाम दुनिया के एटम्स के न्यूक्लियस आपस में क्यों नहीं जुड़ जाते? उनके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में क्यों नहीं मिलकर एक सुपर एटम बना दें? तो कोई तो ऐसी चीज़ है जो इस सुपर एटम को बनने से रोक रही है। हम ये जानते हैं कि जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में आगे बढ़ते हैं, प्रोटॉन्स की न्यूक्लियस में तादाद भी बढ़ती जाती है और तमाम स्टेबल एलिमेंट वो हैं जिनमें 100 से कम प्रोटॉन्स होते हैं। 100 से ज़्यादा जैसे ही प्रोटॉन्स की तादाद जाती है तो स्टेबल एलिमेंट अनस्टेबल होना शुरू हो जाते हैं। क्या ऐसी वजह है कि हम 100 से ज़्यादा प्रोटॉन्स नहीं रख सकते एक न्यूक्लियस में? जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को अगर आप देखें और आप 2 मैग्नेट्स को स्पेस के 2 अलग अलग सिरों पर भी ले जाएं तो उनकी फोर्स एग्जिस्ट ज़रूर करेगी। वो बहुत छोटी होगी, कम होगी, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स ख़त्म नहीं होगी। इसके बरअक्स अगर आप 2 प्रोटॉन को बहुत दूर ले जाएं तो उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स ज़ीरो हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि मैं ये कह सकता हूँ कि स्ट्रॉन्ग फोर्स एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, कॉन्टैक्ट बेस्ड फोर्स है। इसके लिए प्रोटॉन्स को करीब आना होगा तभी ये फोर्स उन पर एक्ट करेगी। मैं आपको इस ग्राफ के ज़रिए ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। इस ग्राफ में हमारे पास
एक्स एक्सिस पर सेपरेशन बिटवीन टू प्रोटॉन्स है, दो प्रोटॉन्स के बीच में जो फासला है इसे हम फेम्टोमीटर 10⁻⁻15 मीटर, बहुत छोटा यूनिट है, से जाहिर करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 फेम्टोमीटर है, यहाँ पर 1 फेम्टोमीटर है और यहाँ पर 5 फेम्टोमीटर है। अगर आप अपर पोर्शन की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे जो फोर्सेस होंगी वो रिपल्सिव फोर्सेस होंगी। इसका मतलब ये है कि वो फोर्सेस प्रोटॉन को एक दूसरे से दूर भेजने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि नीचे वाले हाफ में अट्रैक्टिव फोर्सेस गालिब होंगी, यानी वो प्रोटॉन को पास पास लाने की कोशिश कर रही हैं। वर्टिकल एक्सिस पर हमारे पास फोर्स है। तो हम दो प्रोटॉन की एग्जांपल लेते हैं जिनके बीच में मैं अज्यूम करता हूं कि 5 फेम्टोमीटर डिस्टेंस है। इस वक्त इन पर आप देख सकते हैं पर्पल फोर्स एक्ट नहीं कर रही और पर्पल फोर्स है स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स 0 है और हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर मौजूद है जिसकी वैल्यू बहुत कम है, पर वो एक दूसरे प्रोटॉन्स को एक दूसरे से दूर लेके जा रही है, रिपेल करवा रही है। अब हम इनको करीब लेके आते हैं। जब हम इनको थोड़ा सा करीब लेके आते हैं तो इनके बीच में रिपल्शन देखें यहाँ पे बढ़ जाती है, रिपल्शन इसकी बढ़ गई। अभी तक स्ट्रॉन्ग फोर्स ने अपना काम शुरू नहीं किया। मैं अब इन के दरमियान फासला और कम कर देता हूं। तो अगर हम यहां पर आ चुके हैं, इस वक्त यहां पर आ चुके हैं, तो अब इस पर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक रिपल्शन की फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और एक अट्रैक्शन की फोर्स जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ये रेंज डिस्टेंस की बहुत कम है। मैं इनको और करीब लेके आता हूं। इस वक्त स्ट्रॉन्ग फोर्स बहुत ताकतवर हो चुकी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इस वक्त उनको रिपेल करने पर मजबूर कर रही है। लेकिन अगर मैं ये ग्राफ टू द स्केल बनाऊं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगी और स्ट्रॉन्ग फोर्स बहुत ज़्यादा ताकतवर होगी, इसलिए वो इनको इकट्ठा कर लेगी, इनको चिपका लेगी, इनको अब अलग अलग नहीं होने देगी, जो कि पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर रही थी। इससे करीब मैं नहीं आ सकता। यहाँ पर 1 फेम्टोमीटर हमारे पास सेपरेशन है। 1 फेम्टोमीटर से करीब दो प्रोटॉन नहीं आ सकते। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनते हैं जो क्वार्क्स कहलाते हैं। यहाँ पर मैंने आपको दो किस्म के क्वार्क्स दिखाए हैं। नीले रंग में जो यू लिखा हुआ ये अपर क्वार्क्स हैं और डी में डाउनवर्ड या डाउन क्वार्क्स हैं। तो प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क्स होते हैं और 1 डाउन क्वार्क होता है, जबकि न्यूट्रॉन में 2 डाउन क्वार्क होते हैं और 1 अप क्वार्क होता है। हम ये जानते हैं कि हमारे पास 6 किस्म के क्वार्क्स होते हैं, लेकिन अप एंड डाउन क्वार्क मिलकर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनाते हैं। इसका मतलब हमारा एटम भी इन दोनों से मिलकर बनता है। इसका मतलब कि पूरी कायनात की तमाम चीज़ें ज़्यादातर अप एंड डाउन क्वार्क से मिलकर बनती हैं। और जो बड़े क्वार्क्स होते हैं, सी चार्म क्वार्क्स, टी टॉप क्वार्क्स, बॉटम क्वार्क्स, स्ट्रेंज क्वार्क्स, ये अनस्टेबल क्वार्क्स होते हैं। ये बहुत कोशिश करते हैं कि ये डिके करें और दोबारा अप एंड डाउन क्वार्क्स में आ जाएं। ये भी मैं बताता चलूं कि क्वार्क्स की कलर चेंज होते रहते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी है जिसको हम कलर कहते हैं। जब भी दो क्वार्क्स के बीच में मिसाइल एक्सचेंज होते हैं, ये मिसाइल ग्लूऑन्स कहलाते हैं। ये एक फोर्स कैरियर पार्टिकल है, तो इनके कलर चेंज हो जाते हैं। मेरे पास 2 प्रोटॉन्स हैं, तो प्रोटॉन्स टू प्रोटॉन्स मीजॉन्स एक्सचेंज होते हैं। ये एक पार्टिकल होते हैं, जिस तरीके से ये पिंग पोंग 2 प्लेयर्स के बीच में बार बार जा रही है, इसी तरीके से प्रोटॉन्स के बीच में मीजॉन्स यानी क्वार्क्स एंड एंटी क्वार्क्स एक्सचेंज होते हैं। ये प्रोटॉन टू प्रोटॉन एक्सचेंज है और इसी एक्सचेंज की वजह से प्रोटॉन से प्रोटॉन की मोहब्बत बढ़ना शुरू हो जाती है, अट्रैक्शन आना शुरू हो जाती है। तो आप इस पिंग पोंग को, इन क्वार्क्स को बच्चों से मिसाल दे सकते हैं। जिस तरीके से बच्चे एक दूसरे के घर जाना शुरू हुए तो मोहब्बत बढ़ गई 2 प्रोटॉन्स के बीच में। इसी तरीके से जो सबसे अहम चीज़ होती है वो क्वार्क्स के बीच में ग्लूऑन्स एक्सचेंज हो रहे होते हैं। ग्लूऑन्स एक ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, जब वो क्वार्क्स के बीच में एक्सचेंज होते हैं तो हमारी स्ट्रॉन्ग फोर्स जन्म लेती है, पैदा होती है। यहाँ पर भी मैंने आपको ग्लूऑन्स दिखाए हैं। ये दोनों वाइट कलर के ग्लूऑन्स हैं जो मुख्तलिफ किस्म के क्वार्क्स में एक्सचेंज हो रहे हैं। तो इस प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में दोनों में ग्लूऑन्स एक्सचेंज होते हैं। तो 2 किस्म की एक्सचेंज होती है। एक प्रोटॉन टू प्रोटॉन एक्सचेंज होती है जो क्वार्क्स एक्सचेंज हो रहे होते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्स का बायस बनते हैं, जबकि दूसरी एक्सचेंज विद इन प्रोटॉन हो रही होती है। प्रोटॉन क्योंकि क्वार्क से मिलकर बनता है और क्वार्क्स आपस में ग्लूऑन्स एक्सचेंज कर रहे होते हैं। जब भी ग्लूऑन एक जगह से दूसरे जगह यानी एक क्वार्क से दूसरे क्वार्क पर पहुंचता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, इसलिए इसको हम कलर फोर्स भी कहते हैं। स्ट्रॉन्ग
न्यूक्लियर फोर्स को हम कलर फोर्स भी कहते हैं। यहां पर भी मैंने आपको वही चीज दिखाई है कि आपके पास ग्लूऑन्स जो हैं वो कॉर्क टू कॉर्क विद इन प्रोटॉन एक्सचेंज हो रहे होते हैं और वो स्ट्रांग फोर्स को जनरेट करते हैं, जबकि दो प्रोटॉन्स के बीच में क्वार्क्स, जिनको मीजॉन्स कहते हैं, और एंटी क्वार्क्स, ये एक्सचेंज हो रहे होते हैं। तो दो किस्म की एक्सचेंज होती है जिससे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शंस प्रोड्यूस होते हैं। शेख साहब को अपने दोस्त की बात बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी थी और वो समझ चुके थे कि प्रोटॉन्स को ज़्यादा इकट्ठा रखा जाए तो उनमें मोहब्बत बढ़ती है, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना फिर और बीवियों को भी घर में शामिल किया जाए। और आजकल वो तलाश में हैं एक तीसरी बीवी के, क्योंकि वो जानते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स प्रोटॉन्स को इकट्ठा रख सकती है अगर वो करीब करीब हों, बहुत ज़्यादा पास हों। मुझे नहीं मालूम शेख साहब का आगे हाल क्या होने वाला है, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपके चेहरे पे स्माइल आई है, आप हंसे हैं, मुस्कुराए हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुंचाइए।